गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिएगा, हम लोगों के पास कंसेप्ट के रजिस्टर में लिखिएगा, हम लोगों के पास पेपर 8 सीए इंटर ग्रुप सेकंड दो हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, EFF के नाम से फेमस है। यह है पेपर 8A और यह है पेपर 8B। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स की वेटेज रखता है। एग्जाम में आपको जब ये नजर आएगा तो कैसा नजर आएगा पेपर, देखिएगा। एग्जाम में आपको कोई, अगर हम पेपर खोल के देखें किसी भी अटेम्प्ट का, ICAI का पेपर आपको इस तरीके से मिलेगा जिससे हम पढ़ाई चालू करें उससे पहले हम लोगों को यह आइडिया हो कि ये पढ़ के आखिर हमें पहुंचना है कहां पर। तो हमारे पास जो पेपर स्टार्ट होगा, पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। आंसर टू क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश, और ऐसा वैसा ये सब डिस्क्रिप्शन दिया होगा। सेक्शन A यहां से शुरू होता है 8A। 8A के आगे लिखा हुआ है मार्क्स 60 मार्क्स के बाद में इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, बोले क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। यानी कि सेक्शन A के अंदर चॉइस अवेलेबल है। सेक्शन A के अंदर चॉइस अवेलेबल है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 20 नंबर का है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 10-10 नंबर के हैं। तो पेपर तो हो जाएगा 70 नंबर का, 50 और 20, 5 क्वेश्चन 10 के और एक क्वेश्चन 20 का, लेकिन है 60 का, तो एक आपको क्वेश्चन छोड़ना है, पहला नहीं छोड़ सकते। तो पहले के अंदर 5-5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर कोई इंटरनल चॉइस अवेलेबल नहीं होती। फिर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आता है 6, जो 10 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, वो जितने नंबर में बांटना चाहे। तो जैसे 3-3, 4 में आया। और इसके अंदर जनरली एक इंटरनल चॉइस अवेलेबल होती है। जैसे A, B और C थे तो C के अंदर इंटरनल चॉइस दे दी। कई बार ABCD दे देता है, कह देता है सोल्व एनी 3। तो पहले में आ गया कि 3 फाइनेंस फंक्शन डिसीजन बताइए, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उनके बारे में। उसके बाद में इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरिया बताइए, ये NPV का एक चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग, उसकी टेक्निक के बारे में पूछा गया है सिर्फ। और एक कह दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है। यानी कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है इसमें से, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। उसके बाद में बता दिया कि 4 सोर्स बता दो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, तो इनमें से कोई भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, सिंपल सी थ्योरी आती है और बड़ी सिलेक्टेड होती है। अगर आप लोग प्रीफर करें तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल करेगा कोई बच्चा। कई बार कोई न्यूमेरिकल बच्चे से नहीं आता या लगता है इसमें फंस सकता हूं, तो वो थ्योरी की तरफ मूव हो सकता है। ये हमारा 60 नंबर का काम हुआ। इसका मतलब क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि FM 60 मार्क्स प्योर न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें हम पूरे 60 नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। इसमें बताइए ऑप्शनल है 10 मार्क्स थ्योरी। इस 10 मार्क्स थ्योरी के अंदर भी बताइए प्योर थ्योरी कितनी होगी, 4 या 5 नंबर की, कोई इससे ज्यादा नहीं। बाकी भी जो इसके अंदर थ्योरी होगा वो भी कंसेप्ट रिलेटेड होगा, न्यूमेरिकल रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है 10 मार्क्स की थ्योरी, करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए। और इसके अंदर भी पोर्शन कुछ किससे होगा,
पार्टली रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। ये हमारे पास एफएम का सिनेरियो है, ठीक है जी। अब इकोनॉमिक्स, क्या ये पूरी थ्योरी है? इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? 10 नंबर का इसका क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना लिखना है? इसका अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना लिखना है? तो जी इकोनॉमिक्स के अंदर जब सेक्शन बी स्टार्ट होगा, क्वेश्चन 7 इज कंपल्सरी, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। यहां भी चॉइस अवेलेबल है। यह अकेला ऐसा पेपर है जिसके अंदर दो दो जगह पे चॉइस है, यानी सेक्शन 8A में भी चॉइस है और बी में भी। टैक्स में भी ऐसा होता है? गलत है, टैक्स में चॉइस की क्या जरूरत, खैर ओके। टैक्स में भी, अच्छा जहां भी मतलब सेक्शन वाइज है वहां चॉइस होगी, ओके। 40 नंबर का पेपर है और आगे आपसे कहा गया पहला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन कंपल्सरी है। जरा देखना, 3 + 2 + 3 + 2 कितने नंबर? 10 नंबर। ये कंपल्सरी था 7th वाला। इसके अंदर अगर आप देखें तो कितने कितने नंबर के क्वेश्चन हैं? 3 2 3 2। ये जो इन्होंने यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर का, ये न्यूमेरिकल है, नेशनल इनकम का पार्ट है। इसके बाद में इन्होंने जो सी पॉइंट दिया है ये भी न्यूमेरिकल है, मनी चैप्टर है उसका पार्ट है। इसके बाद में 6 नंबर तो न्यूमेरिकल में चले गए। इसके बाद में 8 का 3 2 3 2, 9th 5 नंबर का इसके अंदर ये न्यूमेरिकल के पार्ट आ गए जिसमें 3 पॉइंट पूछ लिए, तो 3 पॉइंट हो गए, तो 2 3 2 ऐसा कुछ, और बी पॉइंट फिर आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको फिर 11th में फिर से नेशनल इनकम का क्वेश्चन है 3 नंबर का, और ये फिर दूसरा नंबर भी मल्टीप्लायर का दिया हुआ है, तो मल्टीप्लायर भी न्यूमेरिकल का पोर्शन है। इसके बाद में 3 2 2 काम खत्म। मुझे बताइए इसका मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम अपने दिमाग में एक बात क्या सेट कर लें कि क्वेश्चन की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 2 नंबर, 3 नंबर, हाईएस्ट अगर आएगा तो 5 नंबर। 5 नंबर आएगा तो हमारे पास जो यूनिट 1 नेशनल इनकम होगी वहां से आएगा, और उससे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एक पेपर तो ये हुआ, इससे हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अब इसके अलावा हम ये देखें कि इकोनॉमिक्स के जो सजेस्टेड आंसर हैं 2 नंबर 3 नंबर में, वो कितने बड़े आते हैं, उसका भी तो आइडिया हो पहले से। तो अगर हम जाते हैं इसके किसी भी सजेस्टेड आंसर पर, जैसे हमने उठा लिया May 19 का, ये आ गया जी सजेस्टेड आंसर। पहले तो सेक्शन ए चला गया, इसके बाद में हमारे पास आता है सेक्शन, हाँ यहां से बी। ये हमने पिछले किसी अटेम्प्ट का उठा लिया, तो 3 नंबर का पहले न्यूमेरिकल आ गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर का न्यूमेरिकल, फिर 2 नंबर की थ्योरी, ठीक है। 3 2 3 2 न्यूमेरिकल का आंसर, एक लाइन में बात खत्म, वो तो न्यूमेरिकल होता है। जो इसके बाद में 2 नंबर की थ्योरी है उसके ऊपर इन्होंने अपना समझा दिया, इतना आ गया। इसके बाद में फिर तीसरा न्यूमेरिकल था, उसका काम खत्म। 2 नंबर की थ्योरी इतना, यानी 2 नंबर की थ्योरी में आधे पेज के पैराग्राफ की अप्रोक्स रहेगा, कोई आपको 2 पेज भरने 5 पेज भरने ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेज है, जो सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल है। मार्केट पावर इज द एबिलिटी ऑफ प्राइस मेकिंग फर्म टू, कोई टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल नहीं है। स्टडी मैट में ही इको के टेक्निकल वर्ड्स नहीं है। इसके बाद में एक 5 नंबर का नेशनल इनकम का क्वेश्चन पूछ लिया, ऊपर 5 नंबर थे, अभी फिर से 1 और 5 हो गया। इसका जो फिर 3 और 2, तो नेशनल इनकम का एक लाइन में क्वेश्चन, जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना था। इसके बाद में पैराग्राफ कितने कितने पेज के? बी का फर्स्ट पार्ट आधे पेज के आसपास मान लो, बी का बी पार्ट आधे पेज, यानी इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे? वो छोटे छोटे ही बनकर आएंगे। अच्छा, ये सजेस्टेड आंसर है। सजेस्टेड आंसर का मतलब होता है मैक्सिमम साइज। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन और आंसर है वो 3 नंबर और 2 नंबर के हमें ध्यान में रखना है। हम अपने पास से हर क्वेश्चन को, हर कंसेप्ट को करेंगे। हम क्वेश्चंस पे ना जाकर हर अलग अलग टॉपिक्स पे जाएंगे। हम अलग अलग टॉपिक को उठाकर उसकी सारी चीजें पढ़ेंगे। उस टॉपिक की अलग अलग चीजों में से कोई एक चीज 3 या 2 नंबर में एग्जाम में
पूछ ली जाएगी। जैसे नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होता है, तो वो जीडीपी मार्केट प्राइस पूछ लेगा। तो हम तो नेशनल इनकम के सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें से जो चीज पूछेगा उस वक्त के बारे में वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आप 3 या 2 नंबर के अंदर रिस्क नहीं ले सकते। बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको बता दूं 3 या 2 नंबर के अंदर मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है। 3 नंबर में क्या काटेगा, वो तो खुद ही कटे कटाए हैं। 2 नंबर में क्या काटेगा, नहीं काट सकते। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें एक्चुअली 100 स्कोर पॉसिबल है अगर आप ठीक करके आते हैं तो, और आसान है स्कोर करना। तो खैर ये आ गया जी 40 मार्क्स। बताइए क्या ये थ्योरी है या अप्रोक्स ऑन एन एवरेज 10 नंबर तो न्यूमेरिकल में जा रहे हैं, 10 नंबर अप्रोक्स, इससे कम नहीं होगा कभी भी। वो तो चला गया न्यूमेरिकल पोर्शन। और बताइए 30 मार्क्स अप्रोक्स, वो थ्योरी हो गया। ठीक है जी, जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनकी वेटेज, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आऊं तो क्वेश्चन किस रेंज से किस रेंज तक के होते हैं। यहां 2 रेंज के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो मैंने 5 to 10 लिखा है, जबकि 5 to 10 नहीं है, 5 and 10 है, बीच में कोई नहीं है। मुझे बताइए इकोनॉमिक्स के अंदर रेंज क्या है। इसके अंदर है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इसके अंदर ये रेंज है। ठीक है ना। पेपर 8B 4 यूनिट में टूटा हुआ है, 40 नंबर का पेपर है, हर यूनिट फिक्स 10 मार्क्स की है। तो 4 यूनिट में नहीं, 4 चैप्टर में टूटा हुआ है। देखिएगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, स्टडी मैट ने दिया है इसके अंदर चैप्टर 1 नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। 10 नंबर का चैप्टर है, इसको 2 यूनिट में बांटा गया है, 10 मार्क्स। यूनिट 1 है आपके पास नॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड यूनिट आप लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरी है केयन्सियन थ्योरी। आप लोगों ने अगर केयन्सियन थ्योरी सुनी है तो वो आपने सिर्फ एक थोड़ा सा पढ़ा होगा या सुना होगा कि 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। यहां आप उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है ना। यूनिट 1, यूनिट 2, पहला चैप्टर हो गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलो अब लिख दिया मैंने, पहला चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसकी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड केयन्सियन थ्योरी। लिख चुके हैं चैप्टर का नाम, चलो कोई बात नहीं। सेकंड चैप्टर, अब एक एक करके जो चैप्टर हैं उनके अंदर यूनिट हैं, उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूं। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि एक कंट्री के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल कितनी सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड की गई और उनकी वैल्यू क्या बैठती है, उसे बोला जाता है नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक कंट्री के अंदर इस साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ, आपने मिट्टी को उठा के खाद बनाया, उसमें आपने बीज डाले, गेहूं उगाए और बेचे, इसका मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। वो आपने मिट्टी खाद सब कुछ मिलाकर जो गेहूं बनाकर बेचे, तो आपने इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन क्या किया, दैट वैल्यू एडिशन इज नोन एज नेशनल इनकम। पूरे नेशन का टोटल करना है। तो यहां पर हम लोगों को सीखना है कि एक कंट्री एक साल के अंदर, एक साल की अकाउंटिंग की जाती है, एक कंट्री एक साल के अंदर कितना प्रोडक्ट बना रही है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बताइए
जो कंट्री कुछ नहीं करेगी, जिस कंट्री के लोग आलसियों की तरह से बैठे रहेंगे, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो कंट्री अपने खाने पीने पहनने के लिए किन के ऊपर डिपेंडेंट होगी? दूसरी कंट्रीज के ऊपर। दूसरी कंट्रीज उसे प्रोडक्ट भेजेंगे, पहनने के कपड़े भेजेंगे और खाने पीने का सामान भेजेंगे, सब कुछ बाहर से आएगा। बताइए उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देनी पड़ेगी अपनी कंट्री की करेंसी। करेंसी बेसिकली आपकी कंट्री के लिए करेंसी है, लेकिन उनके लिए एक तरीके से डिवेंचर है। पूछिए क्यों? आपके लिए करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब चैप्टर नंबर 2 मनी सिखाएगा आपको करेंसी का मतलब। करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है बार्टर सिस्टम को आसान बनाने के लिए। बार्टर सिस्टम में सामान दिए जाते थे, यहां पर उस सामान की जगह पर ट्रांजैक्शन प्लेस करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे बंदे से भी कुछ सामान खरीद सकते हो। करेंसी मींस जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने लीगली उसको लीगल टेंडर की तरह से अनाउंस कर दिया और कह दिया कि इसको लेने को कोई मना नहीं करेगा। तो कोई भी कागज का नोट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने लिख दिया कि ये लीगल टेंडर है, हमारी तरफ से ये ऑथोराइज है, इससे ट्रांजैक्शन प्लेस करिए, वो आपके लिए करेंसी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लीगल टेंडर को यूरोपियन क्यों माने? यूरोप की गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो यूरो को मानेगा, वो यूएस वाला यूएस डॉलर को मानेगा करेंसी, आपके रुपये को क्यों मानेगा? तो बताइए, जब आप कहीं से कुछ खरीदते हैं इंडिया के अंदर तो वो करेंसी है, लेकिन जब आप इंडिया के बाहर से कुछ खरीदते हैं और अपनी करेंसी उन्हें देते हैं तो वो करेंसी की तरह से नहीं देखते उसको। क्योंकि बताइए, क्या चाइना में आपके यहां का 2000 का नोट चलेगा? नहीं चलेगा। क्या यूएस डॉलर चलेगा? वहां तो चाइनीज करेंसी चलेगी, वही एक्सेप्ट होगी, वही लीगल टेंडर है वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से। तो बताइए, आपकी करेंसी उनके पास इकट्ठी होती चली जाती है और वो एक तरीके से काइंड ऑफ डिवेंचर है। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो वो आपको वापस देंगे आपकी करेंसी और आपसे कुछ सामान परचेज कर लेंगे। लेकिन आप तो निकट आलसी हैं, आप तो कुछ बनाते ही नहीं। धीरे धीरे सब लोगों के पास आपकी करेंसी इकट्ठी हो जाएगी और रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और आपका हुक्का पानी हर तरफ से हो जाएगा बंद। और आपकी गवर्नमेंट को फिर बेचनी पड़ेंगी अपनी माइंस, अपनी रिसोर्सेज उनको अपनी करेंसी वापस लेने के लिए और फर्दर कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। यानी अगर कंट्री के लोग खाली हो जाएं तो वो कंट्री धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कंट्री को स्किल्ड लोग चाहिए। बताइए, हर बंदा कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, हर बंदा एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप सीए बनकर जब फीस रेज करते हैं किसी के ऊपर 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए बनता है कॉस्ट उसकी कॉस्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़कर बढ़ जाती है और भी ज्यादा, फिर वो प्रॉफिट कमाकर उसे बेचता है, उसे परचेज करने वाला, ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। सबसे पहले किसी भी कंट्री का फोकस रहता है कि वो अपनी कंट्री के अंदर की पूरी रिक्वायरमेंट अपनी कंट्री के अंदर ही कंप्लीट कर ले। उसके बाद फिर कंट्री का निशाना रहता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। फिर वो चाहता है कि प्रोडक्शन हो एक्सेस, यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो। उस एक्सेस प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। फिर उनके डॉलर और नोट हमारे पास आ जाएंगे, हम उन्हें इकट्ठा करते रहेंगे, फिर हम वो देकर उनकी रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। यानी पहले आप अपना पेट भरिए और उसके बाद में फिर दूसरों को एक्सपोर्ट करके वहां से पैसा कमाइए। जैसे कि इंडिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कौन सा सेक्टर बड़ा है, प्रोडक्शन सेक्टर या सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर। मैं आपको बता दूं, जितने भी कॉल सेंटर खुले हुए हैं, केपीओ, बीपीओ, ये सब बाहर से नोट ही तो इकट्ठे करके ला रहे हैं। सर्विस कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? यहां पर इंडियन बंदा बैठा हुआ और बाहर के लोगों की अकाउंटिंग कर रहा है ऑनलाइन, उसकी पेमेंट्स आ रही हैं, कॉलिंग कर रहा है। तो बताइए, यहां पर जितने भी लोग कॉल सेंटर्स में बैठे हुए काम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का पार्ट है। बताइए, बाहर से उसके बदले में क्या आ रहा है? डॉलर्स में पैसा आ रहा है। फिर उन डॉलर से हम अपनी जरूरतों की चीजें बाहर से खरीद सकते हैं। तो नेशनल इनकम के अंदर हम सीखेंगे कि हमारी कंट्री ने टोटल कितना कमाया, फिर उसके बाद निकाला जाता है जीडीपी
और फिर निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन इनकम क्या है। जिस कंट्री की पर पर्सन इनकम ज्यादा होगी वहां का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होगा। अब बताइए, नैनो निकाली गई, नैनो कब निकाली गई थी? आज से कुछ साल पहले, बुरी तरीके से पिट गई, क्योंकि जिस टाइम नैनो निकाली गई उस टाइम नैनो की एक्सेप्टेबिलिटी थी। आज की डेट में कोई भी बंदा नैनो खरीदना नहीं चाहता। क्यों खरीदना नहीं चाहता? डिजायर नहीं है, या इकोनॉमिकली हम लोग इतने साउंड हैं उससे महंगी और अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। डिजायर तो पहले भी नहीं थी कि नैनो खरीदने की। पहले दुनिया में एक ही चीज की डिजायर है, दैट इज BMW, ऑडी, मर्सिडीज और फरारी। डिजायर तो वही है, लेकिन जेब में जितने पैसे होंगे, हाँ जैगुआर जो भी, हाँ जैगुआर में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो जैगुआर मांगती, हाँ हाँ जी, पहले जैगुआर ले लो, हाँ तो इसलिए मैं जैगुआर पे नहीं जाता, मैं BMW, ऑडी पे जी। तो बताइए, जैगुआर, BMW, ऑडी यही हमारे मन में है, लेकिन हम खरीद वो पाते हैं जनरली जो इकोनॉमिकली हम अफोर्ड कर सकें। आज की डेट में इंडिया का स्टेटस, इकोनॉमिकल सिस्टम बढ़ रहा है, तो आप देखिए कोई भी आदमी क्या नैनो को, मतलब आप किसी के पास नैनो हो घर में तो बुरा मत मान जाना, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, तो नैनो मार्केट में फेल हो गई। रीजन, भाई कोई भी नैनो से अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। 800 मारुति 800 जो इंडिया की मेन सवारी थी, आप ये देखिए मार्केट से आउट हो चुकी है, और अब कंपनी ने 800 मेट्रो सिटीज में बेचनी ही बंद कर दी है, प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ऑल्टो इतनी ज्यादा चलती थी, अब कंपैरेटिवली वो थोड़ी कम हो गई है। तो बताइए क्या हो रहा है? ये महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कंट्री की, उसके जीडीपी इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है। पहले जो 15-20 रुपए का टिकट आता था, आज की डेट में सोच के देखिए, बंदा मूवी देखने जाता है तो 400-500 रुपए के तो 2 लोगों के टिकट है, ठीक है, और गोल्ड वगैरह में चला गया तो और भी महंगा। और बात वो नहीं है, बात है वो पॉपकॉर्न का डिब्बा उतने का है। जो 10 रुपए का पॉपकॉर्न आप लेते थे वो 250 रुपए का, 150 रुपए का वहां मिलता है, और सब लोग ले लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं। ये लिविंग स्टैंडर्ड ही तो बढ़ रहा है। पॉपकॉर्न 250 रुपए का पॉपकॉर्न 10 रुपए में बन जाता है घर में, 250 रुपए, कोई तरीका है? क्या चीज चल रही है? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। बताइए, कॉफी, दूध, कॉफी, चीनी 250 रुपए, 300 रुपए। भाई साहब, कॉफी के पॉपकॉर्न के ऊपर जितने जीएसटी लगते हैं उतने की उनकी कॉस्ट नहीं बैठ रही है। तो बताइए हो क्या रहा है? बंदों का स्टैंडर्ड अप हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस कंट्री में बढ़ेगा? जिसकी पर कैपिटा इनकम। आप एक बात बताइए, पहले आज से कुछ साल पहले एक स्वेटर खरीदा, वो भी घर में बुना गया, कितने साल चलता था? आज तक चल रहा है। घर वालों के पास अभी भी है, मम्मी पापा नहीं मानते और वो कहते हैं कंफर्टेबल हम उसी में होते हैं। पापा के पास मम्मी के बनाए हुए 30-30 साल पुराने स्वेटर हैं, 5-6 स्वेटर, और वो उन्हीं को कंफर्टेबल रहते हैं, और वो हैं भी ऐसे, पुराने भी नहीं होते, ऊन भी ऐसी। और बताइए हम लोग के स्वेटर पुलोवर कितने दिन चलते हैं? सिंगल सीजन। दूसरे सीजन में तो देख के लगता है ये लास्ट सीजन में हमने पहन कैसे लिया, कितना भद्दा है ये, नया चाहिए। बताइए, ये हम लोग की सोच नहीं बदल रही, पेरेंट्स दिलवा रहे हैं और हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये पर कैपिटा इनकम। आप जो सुनते हैं कि यूएसए के अंदर सब लोग बहुत अमीर हैं, बेसिकली अमीर नहीं है, उनकी नेशनल इनकम साइकिल और पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ गई है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो नेशनल इनकम के अंदर ये पूरा डिजाइन हमारे को समझ में आएगा। इसके बाद में दूसरा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होगा, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात समझाई गई है। वो ये समझाई गई है कि जो हमारी सोसाइटी है ये अपने आप परफेक्टली मैनेजमेंट नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करेगी। जैसे कि बताइए, अगर आप लोगों के कब्जे में पुलिस डिपार्टमेंट आ जाए किसी के भी, तो आप क्या करेंगे? लोगों की सेवा करेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, या
आपके चारों तरफ बस पुलिस वाले खड़े होंगे, कोई कुछ होता हो तो होता रहे, कुछ भी होता रहे। पब्लिक कंट्रोल नहीं कर सकती मार्केट को। मान लीजिए डिमांड सप्लाई का गेम चल रहा है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट है, तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट है, प्याज शॉर्ट है, तो और आपके पास प्याज है, तो बताइए उसको सही रेट पर मार्केट में निकालेंगे या उसको थोड़े दिन और दबा के बैठ जाएंगे और महंगे में बेचेंगे? ये पब्लिक है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट करेगी, सस्ते में मार्केट में निकालेगी। बताइए, अगर कोई आदमी गरीब है, उसे खाना नहीं मिल रहा, तो क्या जो कॉरपोरेट्स हैं वो उसे खाना खिलाने जाते हैं या वो अपने प्रॉफिट मार्जिन अपने प्रोडक्ट्स पर वैसे ही रखते हैं और किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है? कॉरपोरेट कभी किसी को कोई बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि कॉरपोरेट सोसाइटी से निकले हुए हैं, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन बताइए गवर्नमेंट क्या करती है? बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाएगी, राशन कार्ड बनाएगी, सिलेंडर के ऊपर क्या देगी? सब्सिडी देगी। मोदी जी ने खूब कहा अपनी सब्सिडी छोड़ दो, किसी को एक सिलेंडर मिल जाएगा। किसी ने सब्सिडी नहीं छोड़ी, बहुत कम लोगों ने छोड़ी, जिन लोग छोड़ सकते थे छोड़ दिया। बताइए, क्या अगर सारी जिम्मेदारी, सारा काम जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए तो देश चल सकता है या सब मिसमैनेज हो जाएगा? सब मिसमैनेज हो जाएगा। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट को सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइम पर इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिससे चीजें क्या रहें? मैनेज रहें। लाइक कंपटीशन में आप बहुत ज्यादा गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाना पड़ा, कंपटीशन एक्ट। आप प्राइस हद पार ना कर दें, इसीलिए गवर्नमेंट को एक्ट बनाना पड़ा, एमआरपी एक्ट। तो गवर्नमेंट को अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्ट बनाने पड़ते हैं। मुझे बताइए, लोग दंगे फसाद ना करें, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन है। कहीं कोई पंगे ना हो, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन है। हमारे बॉर्डर सेफ रहें, इसके लिए हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ये सारा सिस्टम कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, जनता इसको मैनेज नहीं कर सकती। तो इसमें बताया जाएगा कि पब्लिक मैनेज नहीं कर पाएगी चीजों को और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसके अंदर 4 यूनिट हैं। यूनिट नंबर 1, फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन का मतलब ही है कि गवर्नमेंट का पब्लिक के बीच में आने का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद में यूनिट 2 आएगी। यूनिट 1 के अंदर मेनली आएगा एलोकेशन, रीएलोकेशन, इक्वेलिटी, कि भाई अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। आप कितना कमाते हैं? 2.5 लाख, 3 लाख, आपको इनकम टैक्स कितना देना है? देना ही नहीं है। आप कितना कमाते हैं? 10 लाख, आपको कितने परसेंट देना है? 10%। आप 15 लाख कमाते हैं तो 20%। आप 20 लाख 30 लाख कमाते हैं तो 30% स्लैब चलते हैं जैसे भी। और आप 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं तो सरचार्ज भी दीजिए। आपकी डिविडेंड से कमाई है, एग्जेम्प्ट है। आपकी 10 लाख से ऊपर कमाई है तो टैक्स दीजिए। तो अमीर जब अमीर हो रहे होते हैं, टैक्स रेट को बढ़ाकर इक्वेलिटी बनाने के लिए उन्हें रोका जाता है। और बताइए, जो गरीब हैं उनको इन सब चीजों में क्या मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है। किसान गरीब है तो उसके लोन को क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है। ये सारा काम इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि एलोकेशन किस तरह से होगा, रीएलोकेशन कैसे होगा, इक्वेलिटी कैसे आएगी। आप लोगों को मालूम है जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वहां मिड डे मील मिलता है। आपको मालूम है मिड डे मील में क्या मिलता है? बॉर्नवीटा वाला दूध जी, प्रॉपर खाना पीना, बिस्कुट के पैकेट, ये गवर्नमेंट दे रही है। पहुंच क्या रहा है उसकी बात मत करो मेरे से। नहीं, एक्चुअल में स्कूल के अंदर पूरी ड्रेस दी जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ दिया जाता है। अब सोचिए, पढ़ाई कंट्री के लिए बहुत जरूरी है और पढ़ाई सबको मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन्हें पढ़ाने के लिए बुक्स भी दे रही है, उनको यूनिफॉर्म भी दे रही है, साथ में दोपहर का उनको खाना भी दे रही है। बताइए, गरीब आदमी यही सोच के बच्चे को पढ़ने भेज दे कि चलो दोपहर का खाना ही मिल जाएगा, इस बहाने बच्चा तो पढ़ गया। बताइए, बच्चा पढ़ता है तो कंट्री की एसेट बनता है, क्योंकि कल को वो नेशनल इनकम बढ़ाएगा, कंपनी की एसेट बनेगा, कंट्री की एसेट बनेगा। तो बताइए, इस तरह से गवर्नमेंट को सबको पढ़ाई लिखाई देनी होती है, अदरवाइज तो गरीब हमेशा गुलामी बने रहेंगे।
और अमीर हमेशा राजा बने रहेंगे। मैं आपको सीधी बात बता दूं, जो मेहनत करता है कुछ पा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना होता है, वो हम सीखेंगे यहां पर कि इक्वेलिटी आखिर आएगी कैसे। यूनिट 2 मार्केट फेलर। यहां हम सीखेंगे कि मार्केट फेल हो क्यों जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत ही बुरा है, सुधरेगा नहीं। उसके बाद में दिखेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी अब मार्केट में। बताइए किस काम के लिए? ये जो मार्केट फेल हो रहा है इसको सुधारने के लिए। और उस सुधार को करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज जानी जाती हैं फिस्कल पॉलिसी के नाम से। तो फिस्कल फंक्शन गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना, क्योंकि मार्केट फेल होता है। सेकंड में हम सीखेंगे आखिर मार्केट फेल होता कैसे है। थर्ड में हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। और चौथे में हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिसी बनाकर इसको सही कर सकती है। हर यूनिट कितने नंबर की है? हर चैप्टर 10 मार्क्स। बताइए इन सारी यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 3 2 3 2, इस तरह से आएगा हर चैप्टर से। इसके बाद में हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है मॉनेटरी पॉलिसी। सीए स्टूडेंट को मनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे बताइए मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब होता है वैसे कोई भी ऐसी चीज जो एक्सचेंज के काम आ सके और जो रिजर्व का काम करे। रिजर्व का मतलब पैसे को इकट्ठा रख पाना। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप अगर इकट्ठा करके रखते जाएं तो आपके पास वेल्थ का रिजर्व बनता जा रहा है। ठीक है, क्या यह काम नोट भी कर सकते हैं कि नोट अगर आप तिजोरी में भरते जाएं तो वेल्थ आपके पास एक जगह इकट्ठी होती जा रही है, बैंक में रखते जाएं तो आपके पास वेल्थ इकट्ठी होती जा रही है। मनी के दो काम होते हैं, एक वेल्थ का रिजर्व और दूसरा ट्रांजैक्शन। तो बताइए क्या गोल्ड ट्रांजैक्शन के काम में आ सकता है? आ सकता है, एक्सेप्टेबल है। क्या नोट जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए वो भी काम में आ रहे हैं? यस। क्या गोल्ड रिजर्व की तरह से यूज हो सकता है? यस। क्या नोट भी रिजर्व की तरह से यूज हो सकते हैं? यस। आपने अगर 2-2 हजार की गड्डियां बोरे बना के डाल दिए जैसे हमने दबा रखे हैं घर पे, रिजर्व का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है करेंसी, उसको अगर बनाना है तो वो लीगल टेंडर होनी चाहिए। गोल्ड लीगल टेंडर आज नहीं, राजाओं के टाइम में था। राजाओं के टाइम में बताइए किस चीज के सिक्के चलते थे? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तब वो सब मनी होते थे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उन्हें निकालती थी और उन सिक्कों के ऊपर वहां के राजा की फोटो छपी होती थी। हाँ, जो भी राजा होगा उसकी फोटो छपी होगी। तो बताइए जैसे हमारे यहाँ के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है, ऐसी तो उस टाइम सिक्कों पे छपी होती थी। वो चलते रहते थे, नए राजा आते थे, पूरे सोने के सिक्के गलाकर और फिर अपनी फोटो छपवाकर निकाल देते थे। तो यानी ब्रांडिंग कोई आज से नहीं चल रही है, ब्रांडिंग बहुत पहले से चली आ रही है कि हम राजा हैं तो सिक्के पे फोटो हमारी होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम सीखेंगे कि मनी का क्या रोल है। तो मनी ट्रांजैक्शन के काम आएगी और रिजर्व के काम आएगी। इसके अंदर सबसे पहली यूनिट है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी पब्लिक है उसको कितने छपे हुए नोटों की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड मनी डिमांड। मनी डिमांड के अंदर हम जानेंगे कि आखिर हमें कितने नोटों की पूरे साल में जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप सभी को आज दिन में 100 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है? तो मान लो 100 स्टूडेंट और 100 रुपए खर्च करने हैं, तो बताइए 100 के कितने नोट चाहिए? 100 नोट। ऐसा बच्चा सोच सकता है, ठीक है ना? लेकिन बताइए ये जो नोट होता है ये वन टाइम यूज नहीं होता, बल्कि नोट क्या होते हैं? सर्कुलेट होते रहते हैं। दूसरी चीज, कुछ नोट बैंक में रखे होते हैं जिनके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब बताइए डेबिट कार्ड से अगर 100 रुपए की पेमेंट कर दी तो 100 का नोट कम हो गया, तो यानी डिमांड सिर्फ कितने की बची? 99। अगर आपने पेटीएम से पेमेंट कर दी
भीम यूपीआई से पेमेंट कर दी, फोन पे से पेमेंट कर दी, गूगल पे से पेमेंट कर दी, या क्रेडिट में आपका अकाउंट चल गया, तो बताइए ये क्या होते जा रहे हैं? करेंसी डिमांड कम होती जा रही है। तो करेंसी डिमांड हमारे देश में कैसे सेट होगी, इस चीज को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनी की डिमांड, उसके बाद में आएगी मनी की सप्लाई। हु इज द सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया? आरबीआई। आरबीआई अकॉर्डिंग टू डिमांड मनी की सप्लाई करेगा। नोटों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जैसे डीमोनेटाइजेशन पे पूरे मार्केट में नोटों की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि इतने छपे हुए ही नहीं थे जितने मार्केट में ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए थे। तो जब छपे तब आज कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम में कुछ टाइम के लिए 1-1.5 महीने के लिए दिक्कत हो गई थी, क्योंकि सप्लाई ऑफ करेंसी लोअर देन थी किससे? डिमांड ऑफ करेंसी से। ये यहां पर उस समय में रहा था। यूनिट 3 के अंदर आएगा कि आरबीआई किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाएगा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जनरली वो इसका काम देखेंगे। अच्छा, ऊपर 10 मनी नहीं, 10 मार्क्स से 10 मनी। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4। देखिए जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा आसान है, नेशनल इनकम, बहुत सिंपल है वो। जो दूसरा चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, वो बिल्कुल कॉमन सेंस पे बना हुआ है, इसलिए वो आपको नेशनल इनकम से आसान लगेगा। मनी क्योंकि आप लोग जेबों में होती है इसलिए आपको और भी आसान लगेगा। लेकिन जो चैप्टर 4 है वो इन सब में सबसे ज्यादा आसान लगेगा। 4 ही चैप्टर है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही आसान। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दैट्स इट। इस तो यहां पर पढ़ेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, कोई कंट्री दूसरे कंट्री से किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रिलेशन बना सकती है, कब हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। लाइक हमारे कंट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कपड़ा पड़ा हुआ है और एक्सेस में पड़ा हुआ है, बाहर से कोई ऑर्डर नहीं है, यानी वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। फिर से बताता हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री के पास बहुत सारा कपड़ा बना रखा है, ठीक है। कपड़ा कुछ टाइम रखने के बाद में खराब हो जाता है, कपड़ा सही नहीं रहता। अगर आप कपड़े को कुछ टाइम के बाद उठाएंगे ना तो वो अलग अलग हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कपड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलता है, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाता है। तो कपड़ा रखा हुआ है बना हुआ, इंडिया के अंदर जितनी कंजम्पशन होनी है हो चुकी, इंडिया के बाहर हमें कपड़ा एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं आ रहे। अब बताइए तभी क्या हुआ, चाइना ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी चालू कर दी, चाइना ने अपने यहां की, और वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए तैयार बैठी है। जो शर्ट आपको यहां पर इंडिया में बनके 2000 की 1500 की पड़ रही है, चाइना उसको 250 रुपए में आपके पास भेजने के लिए तैयार है। बताइए यहां के बिजनेसमैन क्या करने लगेंगे, यहां की 1500 में खरीदेंगे यहां वालों से और 2000 में बेचेंगे, या 250 में 300 में बाहर से खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा होने लगा है, तो बताइए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाए कि चाइना से कपड़े का इंपोर्ट ना हो। वो उसके ऊपर ड्यूटी इतनी लगा दे कि वो इंडिया में महंगे पड़ने लगे, जैसे 5 टाइम्स ड्यूटी लगा दे। तो बताइए 10 टाइम्स ड्यूटी लगा दे, हाँ ऐसे ही होता है अलग अलग प्रोडक्ट पे। तो एक तरीका है रोकने का ड्यूटी लगाना, इसे कहते हैं डंपिंग ड्यूटी, कि सामने वाला हमारे बिजनेस को डंप करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको ड्यूटी लगा दें। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी ड्यूटी ना लगा पाए, रीजन क्योंकि चाइना और आपके बीच में नेगोशिएशन हुआ है, तुम मुझे आम दो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा, समझ रहे, ऐसी डीले हो जाती हैं। और एक बार डील हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर उससे पीछे नहीं हट सकती, रिटन एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन मान लो इंडिया कहने लग जाए कि नहीं हमने तो ऐसी कोई चीज साइन ही नहीं की, हम उस टाइम अनसाउंड माइंड थे जब हमने साइन की, तो कहीं इंडिया चाइना से ऐसे ना कहने लग जाए या चाइना इंडिया से ऐसे ना कहने लग जाए। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे कंट्री, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं इनके ऊपर नजर रखने के लिए, इनके एग्रीमेंट्स करवाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है, WTO। तो WTO बैठा हुआ है, वो कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इन्हीं सब पंगों को
रोकने के लिए, कहीं कोई ऐसी प्रैक्टिस चालू ना हो जाए जैसे कि यूएसए में ड्रग्स भिजवाना है, मैक्सिको और वो कौन सा था, नहीं वहां पर, अरे जो नेटफ्लिक्स पे वो भी आई थी, ड्रग्स का इतना बड़ा डील था, नार्कोटिक्स, कोलंबिया। हाँ, कोलंबिया ये सोच रहा है कि कैसे मैं भेजूं ड्रग्स, कहां पर, यूएसए में। कोलंबिया से इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी या बैन कर दिया, ठीक है। अब उसने मैक्सिको से नेगोशिएशन किया कि देखो हम तुम्हें ड्रग्स देंगे और तुम यूएसए पहुंचाओ। बताइए डब्ल्यूटीओ का क्या काम है, ऐसे कोई एग्रीमेंट अलाउ नहीं होंगे। तो ह्यूमन बीइंग को किसी भी तरीके की बीमारी या हार्मफुल करने वाले कोई नेगोशिएशन डब्ल्यूटीओ की तरफ से अलाउड नहीं है, अदरवाइज फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। ये सब कहानी हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, देखिएगा। सबसे पहले यूनिट 1, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिट 2, इंस्ट्रूमेंट्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज में हम पढ़ेंगे एक जनरल मेंटेलिटी कि थ्योरी किस तरह से काम करती है, कि तुमने अगर तुम्हारे यहां पर कोई चीज महंगी बन रही है, हमारे यहां पे वो चीज सस्ती बन रही है, और उसके कोई दूसरी चीज हमारे सस्ती बन रही है और तुम्हारे महंगी बन रही है। जरा देखिए थ्योरी किस तरह से होंगी। जैसे मान लीजिए दो कंट्री हैं ए और बी, अब व्हीट और राइस, ए कंट्री में राइस एक्सपेंसिव है और बी कंट्री में राइस बन जाता है सस्ते में। अरे सॉरी, यहां पर व्हीट एक्सपेंसिव है और यहां पर व्हीट सस्ता है। और बताइए यहां पर राइस सस्ता है और व्हीट, यहां पर राइस महंगा है, ठीक है। अब बताइए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ऐसा कौन सा नेगोशिएशन करना चाहिए जो दोनों ही फायदे में पहुंच जाए। ये 10 रुपए पर केजी, ये 5 रुपए पर केजी, ये 100 रुपए पर केजी और ये 200 रुपए पर केजी। तो यहां चावल 100 रुपए में बन पाता है, वहां पर 200 रुपए में, वहां गेहूं 10 रुपए का है और यहां पर 5 रुपए का। अब बताइए थ्योरी क्या कहेगी, ए कहेगा मैं एक काम करता हूं, मैं गेहूं बनाना बंद करता हूं और अपने देश की पूरी लैंड को इस्तेमाल करता हूं क्या बनाने में, जिससे मैं अपनी कंट्री के लिए तो राइस बना ही सकूं, साथ में तुम्हारे लिए भी बना देता हूं, ठीक है। और बी कंट्री कहेगा ठीक है मैं राइस बनाना बंद कर देता हूं और अपनी सारी लैंड को किसमें लगा देता हूं, गेहूं में। अब बताइए दोनों को गेहूं कितने के पड़ने लगेंगे, 5 रुपए, और दोनों को राइस कितने का पड़ने लगेगा, 100 रुपए। दोनों के लिए फायदा हो गया ना, तो इसको कहते हैं नेगोशिएशन हो गया। ये क्या हुई, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, नॉर्मल थ्योरी हो गई कि भाई ऐसे चलेगा। अच्छा, एक कंट्री के अंदर अगर दोनों ही चीजें सस्ती और एक में दोनों ही महंगी बन रही हो तो बताइए थ्योरी क्या कहेगी, तो बी डोमिनेटिंग होगा। बताइए बी के अंदर गेहूं भी सस्ता, बी के अंदर चावल भी सस्ता, ए के पास दोनों महंगे, अब बी डोमिनेटिंग है। बी पूरा खूब प्रोडक्शन करेगा, खूब एक्सपोर्ट करेगा, खूब नोट कमाएगा, और बताइए ए अपने यहां पर भी अगर काम करे तो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो बताइए यहां पर क्या हो गया, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डोमिनेशन। ये एब्सोल्यूट डोमिनेशन, इस तरीके की छोटी छोटी सी थ्योरी देखेंगे हम कि इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी किस तरीके से काम करती हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या टैक्टिक्स हैं जिससे वो इंपोर्ट को बढ़ा सकता है या इंपोर्ट को कम कर सकता है, या एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है या एक्सपोर्ट को कम कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि किन तरीकों से वो ये सब काम कर सकता है। इसके बाद में हमारे पास आएगा यूनिट 3, ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस
ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर वही चाइना और इंडिया बैठे, तुम मुझे आम दो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा, इस तरीके के कुछ नेगोशिएशन। यूनिट 4 आप ट्रेड नेगोशिएशन पढ़ते हैं रशिया और इंडिया का। इन्होंने क्या खरीदे हैं? महंगे महंगे हवाई जहाज राफेल, S-400 खरीदा है। अच्छा, और रशिया से क्या खरीदा है? हाँ, फ्रांस से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है राफेल। और फ्रांस से क्या मतलब सिर्फ ये खरीदा है? कुछ दे नहीं रहे होंगे बदले में, ऐसा नहीं है सिर्फ ये चीज खरीदे हैं, ये AK-47 दे रहे होंगे उनको या कुछ और दे रहे होंगे। इस तरह से नेगोशिएशन होते हैं। कोई एक से क्यों चीज खरीदे? एक बात बताइए, मैं आपको अच्छा क्यों पढ़ाऊं? नहीं, रेफरेंस। तुम मेरे को बच्चे दो, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगा। रेफरेंस वाले बच्चे। इसके बाद में बेटा तुम लोग की सोच गलत है। एंड इट्स इफेक्ट देखिएगा, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इफेक्ट। यहां पर हम देखेंगे कि दो कंट्री के बीच में डॉलर और रुपीज का कैसे एक्सचेंज रेट चलेगा, एक्सचेंज रेट को हम कैसे बढ़ा या कम कर सकते हैं, और मार्केट उसे किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका जनरली न्यूमेरिकल आता है, तो जैसे कह देगा कि $1 70 का है, तो बताओ $1 में कितने डॉलर आएंगे? पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट, तो ये चलेगा। एक्सचेंज रेट के अंदर अलग छोटी छोटी सी बातें चलेंगी, बहुत ही सिंपल सोवर सी। और इसके बाद में आएगी लास्ट यूनिट, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कैपिटल मूवमेंट पॉसिबल है, ये हमारे पास पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। 4 यूनिट, चारों कितने नंबर की? 10-10। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें करना है? हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे कि ये टॉपिक, इसके अंदर ये पॉइंट, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठ के आए तो हम उसका इजीली आंसर बना सकते हैं। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।